हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। जैसे आपको पता है सामाजिक विज्ञान के 500 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता रहे हैं और ये जो 500 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 में 100% लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। और जो भी बच्चे इस 500 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो उनसे 2021 बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न का क्लास कब चलता है? तो रोज रात 8 बजे चलता है। तो 8 बजे आप लोग हमसे जरूर जुड़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। ए ऑप्शन है अमेरिका में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है जापान में, डी ऑप्शन है इंग्लैंड में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। तो जर्मनी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न की बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के लिए ढांचागत सुझाव दिया था। ए ऑप्शन है एक स्तरीय, बी ऑप्शन है द्विस्तरीय, सी ऑप्शन है त्रिस्तरीय, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के लिए ढांचागत सुझाव दिया था तो त्रिस्तरीय दिया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न की हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 3 नंबर कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था। ए ऑप्शन है फ्रांसीसी, बी ऑप्शन है शासक, सी ऑप्शन है कोलोन, डी ऑप्शन है जनरल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था। तो कोलोन कहा जाता था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न की नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। ए ऑप्शन है वियतनाम के, बी ऑप्शन है लाओस के, सी ऑप्शन है थाईलैंड के, डी ऑप्शन है कंबोडिया के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। तो नरोत्तम सिंहानुक ये कंबोडिया के शासक थे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे लिख के याद कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न की लोकतंत्र का मूल उद्देश्य क्या है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 5 नंबर कि लोकतंत्र का मूल उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन है समूह का निर्णय, बी ऑप्शन है व्यक्तिगत आदर्श, सी ऑप्शन है व्यक्तिगत निर्णय, डी ऑप्शन है सामूहिक सहमति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र का मूल उद्देश्य क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 5 नंबर। तो सामूहिक सहमति है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न की किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 6 नंबर कि किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। ए ऑप्शन है अप्रैल थीसिस को, बी ऑप्शन है सोशलिस्ट को, सी ऑप्शन है दास कैपिटल को, डी ऑप्शन है कम्युनिस्ट के नियमों को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। तो दास कैपिटल को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न की भूमि, शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिए? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भूमि, शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिए। ए ऑप्शन है लेनिन ने, बी ऑप्शन है ट्राटस्की ने, सी ऑप्शन है स्टालिन ने, डी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भूमि, शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिए। तो लेनिन ने दिए, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न की लोकतंत्र नागरिकों को देता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र नागरिकों को देता है। ए ऑप्शन है समान अवसर, बी ऑप्शन है असमान अवसर, सी ऑप्शन है क्षणिक अवसर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र नागरिकों को देता है
क्या देता है, तो समान अवसर देता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 9 नंबर कि द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। ए ऑप्शन है हो ची मिन्ह ने, बी ऑप्शन है फान बोई चाउ ने, सी ऑप्शन है कुआंग त्रिभु ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है, तो कौन है, फान बोई चाउ है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि जापान ने हिंद चीन पर अधिकार कब जमाया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जापान ने हिंद चीन पर अपना अधिकार कब जमाया। ए ऑप्शन है 1936 में, बी ऑप्शन है 1939 में, सी ऑप्शन है 1940 में, डी ऑप्शन है 1942 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जापान ने हिंद चीन पर अधिकार कब जमाया, तो 1940 में जमाया, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से शुरू हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 11 नंबर कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से शुरू हुआ। ए ऑप्शन है लौह उद्योग से, बी ऑप्शन है खनन उद्योग से, सी ऑप्शन है वस्त्र उद्योग से, डी ऑप्शन है परिवहन उद्योग से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से शुरू हुआ, तो वस्त्र उद्योग से शुरू हुआ, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है क्रांतिकारी, बी ऑप्शन है सुधारक, सी ऑप्शन है पथ प्रदर्शक, डी ऑप्शन है दार्शनिक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो पथ प्रदर्शक है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ए ऑप्शन है श्री कुमार ने, बी ऑप्शन है नरोत्तम सिहानुक ने, सी ऑप्शन है सूर्यवर्मन द्वितीय ने, डी ऑप्शन है भगवान बुद्ध ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि पावर लूम का आविष्कार किस देश में हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 14 नंबर कि पावर लूम का आविष्कार किस देश में हुआ। ए ऑप्शन है ब्रिटेन में, बी ऑप्शन है फ्रांस में, सी ऑप्शन है जर्मनी में, डी ऑप्शन है भारत में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पावर लूम का आविष्कार किस देश में हुआ, तो ब्रिटेन में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 15 नंबर कि समाजवादी, यहाँ पे देखिए साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है गोर्की, बी ऑप्शन है लियो टोल्स्टॉय, सी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है, तो कार्ल मार्क्स है, इन्हें आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि दास कैपिटल कब प्रकाशित हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 16 नंबर कि दास कैपिटल कब प्रकाशित हुआ। ए ऑप्शन है 1864 में, बी ऑप्शन है 1845 में, सी ऑप्शन है 1847 में, डी ऑप्शन है 1867 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दास कैपिटल कब प्रकाशित हुआ, तो 1867 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17
17 नंबर प्रश्न है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। ए ऑप्शन है न्यू गेन, बी ऑप्शन है राजा फुल ते, यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन है फूसो, डी ऑप्शन है हो ची मिन्ह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो हो ची मिन्ह थे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि चेका क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि चेका क्या है। ए ऑप्शन है श्रमिक वर्ग, बी ऑप्शन है पादरी वर्ग, सी ऑप्शन है सेना की टुकड़ी, डी ऑप्शन है पुलिस दस्ता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चेका क्या है। तो चेका क्या है, एक पुलिस दस्ता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन को मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 1 मई को, बी ऑप्शन है 5 मई को, सी ऑप्शन है 10 मई को, डी ऑप्शन है 15 मई को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 1 मई को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज्य प्रणाली कहां लागू हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज्य प्रणाली कहां लागू हुई। ए ऑप्शन है नागौर में, बी ऑप्शन है वेल्लोर में, सी ऑप्शन है मैदानपुर में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में पंचायती राज्य प्रणाली कहां लागू हुई। सबसे पहले तो नागौर में लागू हुआ, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और नागौर कहाँ है, तो राजस्थान में है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था। ए ऑप्शन है रूस में, बी ऑप्शन है जापान में, सी ऑप्शन है चीन में, डी ऑप्शन है क्यूबा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था। तो रूस में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है राजस्थान में, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र में, डी ऑप्शन है त्रिपुरा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो ये बिहार में अवस्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र कहलाने में होता है। ए ऑप्शन है गर्व, बी ऑप्शन है हीन भाव, सी ऑप्शन है क्रोध, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र कहलाने में होता है तो क्या होता है, गर्व होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 24 नंबर कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ए ऑप्शन है पंच, बी ऑप्शन है सरपंच, सी ऑप्शन है प्रमुख, डी ऑप्शन है न्याय मित्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो सरपंच होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज्य व्यवस्था का कार्यकाल कितने का होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज्य व्यवस्था का कार्यकाल कितना वर्षों का होता है। ए ऑप्शन है 4 वर्षों का, बी ऑप्शन है 5 वर्षों का, सी ऑप्शन है 6 वर्षों का, डी ऑप्शन है 7 वर्षों का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज्य व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो 5 वर्षों का होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति ए ऑप्शन है तीव्र हो जाती है, बी ऑप्शन है मंद हो जाती है, सी ऑप्शन है सामान्य रहती है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जनसंख्या वृद्धि से
यहाँ पे देखिए जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति क्या हो जाती है, तो मंद हो जाती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है महापौर, बी ऑप्शन है नगर प्रधान, सी ऑप्शन है नगर सचिव, डी ऑप्शन है जिला परिषद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो महापौर कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। ए ऑप्शन है मोरारजी देसाई ने, बी ऑप्शन है नीतीश कुमार ने, सी ऑप्शन है इंदिरा गांधी ने, डी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि कौन भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 29 नंबर कि कौन भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है। ए ऑप्शन है महानदी, बी ऑप्शन है कृष्ण, सी ऑप्शन है ताप्ती, डी ऑप्शन है तुंगभद्रा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है, तो तुंग या ताप्ती नदी है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 30 नंबर कि अंकोर वाट का मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है। ए ऑप्शन है विष्णु को, बी ऑप्शन है ब्रह्मा को, सी ऑप्शन है शिव को, डी ऑप्शन है इंद्र को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है, तो ये विष्णु को समर्पित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन है उड़ीसा में, डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था, तो आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूखे का जिम्मेवार कारक कौन सा है। ए ऑप्शन है वर्षा की कमी, बी ऑप्शन है भूकंप, सी ऑप्शन है बाढ़, डी ऑप्शन है ज्वालामुखी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूखे का जिम्मेवार कारक कौन है, तो वर्षा की कमी है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 33 नंबर कि स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था। ए ऑप्शन है ओवन, बी ऑप्शन है मार्क्स, सी ऑप्शन है एंजिल्स, डी ऑप्शन है लेनिन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था, तो ओवन था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना। ए ऑप्शन है 2004 में, बी ऑप्शन है 2005 में, सी ऑप्शन है 2006 में, डी ऑप्शन है 2009 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना, तो 2005 में बना, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ए ऑप्शन है लाल सेना से, बी ऑप्शन है कार्बोनारी से, सी ऑप्शन है डायट से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो कार्बोनारी से था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ए ऑप्शन है पाकिस्तान में, बी ऑप्शन है भारत में, सी ऑप्शन है बांग्लादेश में, डी ऑप्शन है ब्रिटेन में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है,
तो ब्रिटेन में नहीं है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 37 नंबर कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी है। ए ऑप्शन है 16 वर्ष, बी ऑप्शन है 17 वर्ष, सी ऑप्शन है 20 वर्ष, डी ऑप्शन है 18 वर्ष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी है, तो कितनी है 18 वर्ष है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है। ए ऑप्शन है लोकतंत्र में आस्था, बी ऑप्शन है अशिक्षा, सी ऑप्शन है सामाजिक समानता, डी ऑप्शन है राजनीतिक जागृति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है, तो क्या है अशिक्षा है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं। ए ऑप्शन है चीनी, यहाँ पे देखिए चीन, वियतनाम, लाओस, बी ऑप्शन है हिंद चीन वियतनाम, सी ऑप्शन है कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, डी ऑप्शन है यहाँ पे देखिए कंबोडिया, चीन, थाईलैंड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आता है, तो कंबोडिया, वियतनाम, लाओस आता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं, तो भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि समवर्ती सूची में रखा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 41 नंबर कि समवर्ती सूची में रखा जाता है। ए ऑप्शन है राज्य को, बी ऑप्शन है केंद्र को, सी ऑप्शन है राज्य और केंद्र दोनों को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि समवर्ती सूची में रखा जाता है, तो समवर्ती सूची में किससे रखा जाता है, तो राज्य और केंद्र दोनों को रखा जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। ए ऑप्शन है निर्धनता, बी ऑप्शन है अशिक्षा, सी ऑप्शन है विषमता, डी ऑप्शन है विकास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है, तो विकास है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दल का आशय है। यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक दल का आशय किससे है। ए ऑप्शन है अफसरों के समूह से, बी ऑप्शन है सेनाओं के समूह से, सी ऑप्शन है व्यक्तियों के समूह से, डी ऑप्शन है किसानों के समूह से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक दलों का आशय किससे है, तो राजनीतिक दलों का आशय किससे है, तो व्यक्तियों के समूह से है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है। यहाँ पे आपको बताना है कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है। ए ऑप्शन है 50%, बी ऑप्शन है 40%, सी ऑप्शन है 10%, डी ऑप्शन है 20%। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है, तो 40% है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि सत्ता में भागीदारी की प्रणाली का विकास कहाँ की गई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सत्ता में भागीदारी की प्रणाली का विकास कहाँ की गई। ए ऑप्शन है श्रीलंका में, बी ऑप्शन है भारत में, सी ऑप्शन है बेल्जियम में, डी ऑप्शन है पाकिस्तान में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सत्ता में भागीदारी की प्रणाली का विकास कहाँ किया गया, तो ये बेल्जियम में किया गया, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है निम्न में से किसे बादशाह खां या सीमांत बादशाह खां कहा जाता है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी को,
बी ऑप्शन है आगा खां को, सी ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान को, डी ऑप्शन है सैयद अहमद को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसे बादशाह खां या सीमांत बादशाह खां कहा जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था। यहाँ पे आपको बताना है कि रॉलेट एक्ट जो कानून था ये किस उद्देश्य से लाया गया था। ए ऑप्शन है कालाबाजारी रोकने के लिए, बी ऑप्शन है सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए, सी ऑप्शन है क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए, डी ऑप्शन है शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था। तो क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए लाया गया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। ए ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया ने, बी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने, सी ऑप्शन है लाला लाजपत राय ने, डी ऑप्शन है नरेंद्र देव ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ए ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया ने, बी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन है यहाँ पे देखिए लाला लाजपत राय, डी ऑप्शन है व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया। ए ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन, बी ऑप्शन है कराची अधिवेशन, सी ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन, डी ऑप्शन है बेलगांव अधिवेशन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया। तो लाहौर अधिवेशन में किया गया, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण ये 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण थे। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो प्लीज आप लोग इसे लिख के याद कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है कि गद्दार पार्टी की स्थापना किसने किया। ए ऑप्शन है गुरुदयाल सिंह ने, बी ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद ने, सी ऑप्शन है लाला हरदयाल ने, डी ऑप्शन है सोहन सिंह ने। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।